चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी तारीख जो पूरे भारत को अलग अलग तरीकों से एक साथ ले आती है। तो देखते हैं इसके पीछे का राज। सोचिए, 4 अलग अलग नाम, 4 अलग अलग परंपराएं, लेकिन तारीख सिर्फ एक। आखिर 14 जनवरी में ऐसा क्या खास है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एक दिन पर जश्न का ये इंद्रधनुष कितना रंगीन और विविध है। भारत के अलग अलग कोने, लेकिन उत्सव की भावना एक। आप जरा इस पर नजर डालिए। उत्तर भारत में मकर संक्रांति है, जो दान और पुण्य का दिन है। तो पंजाब में लोहड़ी फसल और नई उम्मीद का जश्न मनाती है। दक्षिण में चले जाएं तो पोंगल में प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है, और असम में माघ बिहू में पूरा समुदाय मिलकर भोज करता है। 4 बिल्कुल अलग जश्न, पर सबकी तारीख एक ही, 14 जनवरी। तो फिर सवाल वही है, इस 14 जनवरी का रहस्य क्या है? मजे की बात यह है कि इस पहेली का जवाब किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं, बल्कि विज्ञान और खगोल शास्त्र में छुपा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारे ज्यादातर त्योहार जैसे दिवाली या होली, वो चलते हैं चंद्र कैलेंडर यानी लूना कैलेंडर के हिसाब से। इसीलिए उनकी तारीख हर साल बदल जाती है ना? लेकिन मकर संक्रांति ये उन गिने चुने त्योहारों में से है जो सोलर कैलेंडर को मानता है, मतलब जो पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने पर बेस्ड है। और इसी वजह से इसकी तारीख लगभग हमेशा फिक्स रहती है, 14 जनवरी। और ये सौर कैलेंडर ही हमें एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना की ओर ले जाता है। एक ऐसा पल जब सूरज एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। इस घटना को कहते हैं उत्तरायण। आसान भाषा में कहे तो ये वो दिन है जब सूरज अपनी दक्षिण की यात्रा खत्म करके उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। मतलब उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। तो इस दिन होता क्या है? सबसे पहले सूरज अपनी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर बदलता है। फिर वो मकर राशि में प्रवेश करता है, और इसी के साथ शुरू होती है उसकी उत्तर की यात्रा, यानी उत्तरायण। बस इन तीनों घटनाओं के मेल को ही मकर संक्रांति कहते हैं। तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली वैज्ञानिक घटना पूरे भारत में 4 अलग अलग इतने सुंदर सांस्कृतिक उत्सवों को जन्म देती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को दान और पुण्य का दिन माना जाता है। और हाँ, इस दिन तिल और गुड़ तो जरूर खाए जाते हैं। आखिर कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्मी और ऊर्जा की भी तो जरूरत होती है। वहीं पंजाब में है लोहड़ी, फसल और आग का त्योहार। उत्तरायण से ठीक एक रात पहले आग जलाई जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब ठंड कम होगी और किसानों के लिए एक नई उम्मीद जागेगी। तमिलनाडु में पोंगल तो पूरे 4 दिन का एक धन्यवाद उत्सव है। किसान अच्छी फसल के लिए सूर्य, पृथ्वी और अपने मवेशियों सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये प्रकृति के प्रति एक सीधा साधा आभार है। और पूरब की तरफ चलें तो असम में मनाया जाता है माघ बिहू। ये फसल कटने के बाद का जश्न है। जब अनाज के भंडार भर जाते हैं तो पूरा समुदाय एक साथ मिलकर दावत करता है और खुशी खुशी नए साल का स्वागत करता है। तो इन सभी उत्सवों को देखकर एक बात तो साफ है, इन सब के पीछे प्रकृति का एक बहुत गहरा और यूनिफाइंग मैसेज छिपा है। तो अगर हम इन सभी त्योहारों की आत्मा को समझें तो हमें 3 बातें एकदम साफ दिखती हैं। सूर्य का सम्मान, प्रकृति के साथ तालमेल और फसल के लिए आभार। यही वो भावनाएं हैं जो इन अलग अलग उत्सवों को एक धागे में पिरोती हैं। और इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। सूरज का उत्तर की ओर बढ़ना सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक उम्मीद है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, ठंड के बाद गर्मी आती है और हर मुश्किल दौर के बाद एक नई अच्छी शुरुआत होती है। इसीलिए इस समय को इतना शुभ माना जाता है। और आखिर में ये सारी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है कि भारत में त्योहार तारीख से नहीं, तर्क और प्रकृति से जुड़े होते हैं। और 14 जनवरी इसी समझ का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह हमें बस यही याद दिलाता है कि हम सब कहीं ना कहीं प्रकृति की इसी लय से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं।